अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे। जैसे डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, जिसमें विलियम क्रोक्स आते हैं, गोल्डस्टाइन आते हैं और जेम्स चैडविक आते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियस था ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एटम का। इसकी जो डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये डिफरेंट यानी अंदाज में वो पूछ सकता है आपसे कि राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आपसे पूछ सकता है, या राइट अ नोट ऑन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली इसका जो मेन थीम है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। तो डियर स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कैसे हुई, अब हम अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में डियर स्टूडेंट्स जो गोल्डस्टेन जो रदरफोर्ड थे उन्होंने जो अपरेटस यूज किया था वो इन हिस्सों पर मुश्तमिल था। उसमें थी एक थिन गोल्ड शील्ड थी जिसकी जो थिकनेस है वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। सेकंड जो इसका अपरेटस में जो अहम कंपोनेंट था डियर स्टूडेंट्स वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स था जिससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो सकते थे, और वो रेडियम और पोलोनियम में से कोई भी जो है वो उसने ले लिया। और उसके बाद एक सर्कुलर स्क्रीन जो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी ये उसने जो है वो एक ली थी जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी, ताकि जो पार्टिकल्स हैं जब उसके साथ हिट करें तो उससे उनके जो है वो वहां पर निशानात जो है वो बन सकें। अब इस अपरेटस को डियर स्टूडेंट्स कैसे सेट किया गया, यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि शुरू में जो है वो एक लेड बॉक्स है जिसके अंदर पोलोनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, वो लिया। और उसके बाद जो है वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बम्बारमेंट की गई गोल्ड फॉयल के ऊपर। जब गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बारमेंट हुई तो उसके बाद जो है वो उसकी साइडों पे यहाँ पर आपको एक जिंक सल्फाइड कोटेड जो है वो स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो नजर आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स अब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे था? एक्सपेरिमेंट उसने 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था डियर स्टूडेंट्स, और इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड फॉयल जो है वो इस्तेमाल किया गया था। और जानना वो ये चाहता था कि एक ही जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को जानने के लिए रदरफोर्ड ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट डियर स्टूडेंट्स किया था। एक्सपेरिमेंट्स क्या तरीकाकार ये था कि मैंने पहले थोड़ा सा आपको हिंट दिया है कि अल्फा पार्टिकल से पोलोनियम जो था जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए, गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक किया उन्होंने, और उसके बाद रदरफोर्ड ने इसकी ऑब्जर्वेशंस की थी। डियर स्टूडेंट जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसकी डिटेल भी आपके पास मौजूद है, और वो ये है बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ गोल्ड फॉयल। नंबर 2 सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पोलोनियम या रेडियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये हो सकता है, या और अल्फा पार्टिकल्स कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इनको हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो कहा जाता है। और उसने इसके जो असरात थे इन पार्टिकल्स जो यहाँ से रेज निकली थी उनके जो इफेक्ट्स थे वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नोट किए। ही ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स ऑन अ स्क्रीन कोटेड विद अ जिंक सल्फाइड। अब यहाँ पर जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी डियर स्टूडेंट्स क्या थी? मोस्ट पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। यहां पर आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो हीलियम न्यूक्लियाई हैं जो यहां पर आपको इस डायग्राम में भी मैंने दिखाए हैं। उसके बाद ये क्या है? ये गोल्ड फॉयल है जिसको हमने माइक्रोस्कोप से हाईलाइट करके उसके एटम्स को हाईलाइट किया है। और आप देखें यहां पर डियर स्टूडेंट कि मोस्ट पार्टिकल जो है वो क्या हो गए हैं, यहां से
अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए हैं। सिर्फ चंद पार्टिकल्स थे जो यहां से डिफ्लेक्ट हुए हैं ऑन अ लार्ज एंगल्स। ओनली फ्यू वर बाउंस्ड बैक ऑन द पाथ दे एंटर्ड, जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से वापस आए। तो यहां लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन है मोस्ट पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स फ्यू डिफ्लेक्टेड एंड ओनली फ्यू बाउंस्ड बैक। ये टू मेजर ऑब्जर्वेशंस थी जो रदरफोर्ड ने की थी। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे डियर स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने जो है अपना मॉडल डिजाइन किया था, एटॉमिक मॉडल जिसे कहते हैं। अब जरा हम उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मॉडल डियर स्टूडेंट ये था कि उसका जो पहला पोस्टुलेट है वो ये था, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर एटम का हिस्सा खाली होता है। और उसने रीजन जो बताई थी डियर स्टूडेंट्स वो ये थी क्योंकि यहां पर अगर हम एटम को हाईलाइट कर लें थोड़ा इसको, तो आप देखेंगे यहां से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहे हैं, ज्यादा अनडिफ्लेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो ज्यादातर खाली है, उसका ज्यादातर हिस्सा खाली है। पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट डियर स्टूडेंट वाज कि डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शोज अ सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब चंद पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट हो जाना ये जाहिर करता है कि यहां पर जो है वो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल मौजूद है। और डिफ्लेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज उसने क्यों कहा डियर स्टूडेंट्स के पॉजिटिव चार्ज है? वजह ये थी डियर स्टूडेंट कि जब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जो है उस पॉजिटिव के साथ टकराते हैं तो वो रिपेल करता है उनको। अगर ये न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। अब ये रिपल्शन या बाउंस बैक ये शो करता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ये जाहिर करता है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था वो ये था, न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। अब डेफिनेटली जो न्यूक्लियस है ये कसीब भी है, सख्त भी है। इसी वजह से जब पार्टिकल्स के साथ हिट करते हैं तो पार्टिकल्स खुद डिफ्लेक्ट होते हैं या बाउंस बैक होते हैं। ये नहीं हो सकता कि न्यूक्लियस जो है वो आगे मूव कर जाए। अगर हल्का होता न्यूक्लियस जैसे बैलून है तो न्यूक्लियस आगे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूक्लियस अपनी जगह पे स्टे करता है। पार्टिकल्स टकराने के बाद या बाउंस बैक होते हैं या अपने जो है वो रास्ते को चेंज कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। एटम के मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज है डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही छोटा है। ये कैसे उसको आइडिया हुआ? ये इसलिए आइडिया हुआ कि मोस्ट पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गुजरे, सिर्फ चंद पार्टिकल्स, सिर्फ ओनली फ्यू, मैंने कहा ना कि आउट ऑफ 20,000 ओनली फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक, जिसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज छोटा है। अगर उसका साइज बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल्स उसके साथ कोलाइड करते, ज्यादा डिफ्लेक्शन होती, ज्यादा बाउंस बैक करते पार्टिकल्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो है नहीं है, लिहाजा वो कहां पर मौजूद हैं? वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं। अब कहां पर हैं इसका आइडिया जो है वो रदरफोर्ड ने नहीं दिया था डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। उसने सिर्फ ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कैसे रिवॉल्व करते हैं इसका कोई हिंट जो है वो, कोई क्लू जो है वो रदरफोर्ड के पास नहीं था, और ये एक डिफेक्ट की वजह भी बनी थी उसकी। और आखिरी बात ये है कि जो एटम है ये एज अ होल न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स बिकॉज दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज, दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट्स एंड एज अ होल एटम बिकम्स अ न्यूट्रल। ये तो थे इसके डियर स्टूडेंट्स अहम पोस्टुलेट्स जो थे। दोबारा पोस्टुलेट्स की समरी बता दूं, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड nucleus is dense and hard, and a size of nucleus is small as compared to an atom. Electrons revolve around the nucleus and atom as a whole is a neutral particle. These were the, और इसमें एक और postulate भी ऐड कर लें, और वो ये था कि this मॉडल जो था एटम का that resembles a solar system, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे उसमें आपको पता है सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं, इसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये भी आप इसमें हिंट जो है वो ऐड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये मॉडल बहुत ही आपको पता है जानदार मॉडल था, बहुत ही इफेक्टिव मॉडल था, बहुत ही कंप्रिहेंसिव स्टडी थी इसके अंदर, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके अंदर जो है वो डिफेक्ट्स निकाले थे। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये डिफेक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और वो ये थे, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल रिवॉल्व करता है, मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, तो उसका एनर्जी लेवल कम होना चाहिए, और जब उसका एनर्जी लेवल कम होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर अगर यहां पर मैं मिसाल आपको देता हूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला न्यूक्लियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में ऐसे मुसलसल कंटिन्यूसली मूव करके एनर्जी इमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, तो इसकी एनर्जी का लेवल कम होगा, और ये अल्टीमेटली जो है वो एनर्जी कम होने की वजह से न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और अल्टीमेटली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके फॉल कर जाएगा, और इससे एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि एटम जो है वो कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, जैसे मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हैं, ये जो है वो पॉइंट, ये एक बड़ा डिफेक्ट था इस मॉडल के अंदर। और दूसरा डिफेक्ट इसी पॉइंट से रिलेटेड था कि इफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ग्राफ शुड बी फॉर्म्ड, लेकिन इन फैक्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करते हैं। वो एनर्जी कब इमिट करते हैं, कैसे इमिट करते हैं, इसका जवाब डियर स्टूडेंट्स हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो होपफुली इसकी अगर हम समरी बनाएं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आइडिया होगा कि 1911 में जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अहम जो अपरेटस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थे वो ये थी, और इस तरह पोलोनियम से रेज खारिज हुई, गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ी, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनके निशानात मिले, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, उसने ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट पार्टिकल वेंट थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, और ओनली 20,000 में से सम पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक, जिस रास्ते से वो गए थे उस पर या तो बाउंस हो गए या फिर वो क्या थे, वहां से डिफ्लेक्ट हो गए। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी जो उसने की थी, और उसके बाद उसने जो मॉडल मैंने आपको पहले बताया है, अपना मॉडल जो है वो पेश किया था, और उसके मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल मूव करते हुए एनर्जी खारिज करे तो उसकी एनर्जी कम होती है, और उसको न्यूक्लियस के करीब जाना पड़ता है, और आखिरकार वो न्यूक्लियस के में गिर जाएगा, एटम कोलैप्स होगा। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करते हैं। और दूसरा कि अगर वो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करते हैं तो दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इंस्टेड लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग फॉर्म में इस चैप्टर में से ये बारहा एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्तलिफ अंदाज में पूछता है, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट पूछ लेता है, या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछ लेता है, या फिर आपसे जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर पूछ लेता है। तो जो भी इन तीनों में से जिस अंदाज में वो क्वेश्चन पूछे, आपने ये पूरा क्वेश्चन तहरीर करना होता है, और एंड पे आपने डिफेक्ट्स भी उसके लिखने होते हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझने वाली है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।